सिलेबस के अनुसार हम लोग 7 नंबर में मानव शरीर के तंत्र के अंतर्गत पाचन तंत्र हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र में सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज सबसे पहले विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, और रक्त परिसंचरण के अंतर्गत जो पार्ट हैं उसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें हृदय भाग लेता है, धमनियां यानी कि आर्टेरीज, सिराएं यानी कि वेन्स, और चौथा ब्लड। ये चारों मिलकर जो है रक्त परिसंचरण की क्रिया करती हैं, और रक्त परिसंचरण की खोज सबसे पहले विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, मानव का हृदय इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और मानव का जो हृदय यानी कि हार्ट है, यह हृदयावरण यानी कि पेरिकार्डियम नामक थैली में सुरक्षित रहता है। जो हार्ट होता है वो किस थैली में रहता है? पेरिकार्डियम। और हृदय का भार जो होता है, मानव के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम का होता है। हार्ट जिसे दिल कहा जाता है, और यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। अगर ये रुक जाए तो कहानी खत्म है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मनुष्य का जो हृदय है वह कितने चेंबर में बटा होता है? 4 चेंबर में। मनुष्य का हृदय 4 चेंबरों का बना होता है। और ये मनुष्य के हृदय के अलावा एक और जानवर है जिसका नाम है, वो भी आपको 4 चेंबर में बटा होता है, जैसे कि मगरमच्छ का हृदय जो है वो भी 4 चेंबर में बटा होता है। और जितने भी स्तनी होते हैं लगभग इनके सभी हृदय 4 चेंबर में ही बटे होते हैं। ठीक है, तो यहां से अभी तक हमने पढ़ा कि रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था, और रक्त परिसंचरण के अंतर्गत 4 चीजें भाग लेती है, हृदय, धमनियां, सिराएं, रुधिर। और हृदय जो है हृदयावरण यानी कि पेरिकार्डियम नामक थैली में सुरक्षित रहता है, और मानव हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम का होता है, और यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। ठीक है, और मनुष्य का हृदय 4 चैम्बर का बना होता है, और साथ ही मगरमच्छ का जो हृदय है वह भी 4 चैम्बर का ही बना होता है। ठीक है, मनुष्य के हृदय का जो अगला भाग होता है उसमें एक दायां आलिंद यानी कि राइट ऑर्कल और बायां आलिंद होता है यानी कि लेफ्ट ऑर्कल। और हृदय के पिछला जो भाग होता है उसमें दायां निलय यानी कि राइट वेंट्रिकल एवं बायां निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के बीच ट्रिकोस्पिड वॉल्व यानी कि त्रिवलनी कपाट होता है। ठीक है, और बाएं आलिंद एवं बाएं निलय के बीच बाइकस्पिड वॉल्व यानी कि द्विवलनी कपाट होता है। ठीक है, शरीर से हृदय की ओर, कहां से? शरीर से हृदय की ओर ब्लड ले जाने वाली रक्त वाहिनी को हम लोग सिरा यानी कि वेन कहते हैं, और सिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, शुद्ध करने के लिए हृदय की ओर ले जाया जाता है। ठीक है, और इसका अपवाद है पुलोनमरी वेन। ठीक है, और हृदय से शरीर की ओर जो खून ले जाता है उसे हम लोग धमनी कहते हैं, आर्टेरी कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक अपवाद है पुलोनमरी धमनी। ठीक है, यहां से कुछ चीजें हैं जो बार बार पूछे जाते हैं कि हृदय के संकुचन यानी कि सिस्टोल व शिथिलन यानी कि डायस्टोल को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन यानी कि हार्ट बीट कहा जाता है। और सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। और यही अगर मनुष्य भ्रूण अवस्था में हो तो 150 बार धड़केगा। और हृदय के एक धड़कन में कितना लीटर रक्त जो है पंप होता है? 70 ml जो है रक्त पंप होता है। एक का नाम है जो हृदय की धड़कन को शुरू करता है। तो हृदय के धड़कन की तरंग को शुरू करने के लिए जिम्मेदार है सैन, जो दाहिने आलिंद की दीवार में स्थित होता है, और इसका नाम है साइनो आर्कुलर नोड। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि वह कौन सी तंत्रिकाओं का समूह है जिससे हृदय की धड़कन की तरंग प्रारंभ होती है, तो उसका नाम है सैन यानी कि साइनो आर्कुलर नोड, जो कि दाहिने आलिंद में स्थित होता है। सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होगा? तो 120/80 mmHg होगा, यानी कि 120 जो है वह सिस्टोलिक है। सिस्टोलिक का मतलब है संकुचन, और 80 जो है वह डायलोस्टिक है यानी कि शिथिलन है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? जो ब्लड प्रेशर को मापता है उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से हम लोग रक्तदाब मापते हैं। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तदाब। ठीक है,
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से हृदय की स्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ अगर कहेगा तो मस्तिष्क की कार्यविधि का पता लगाया जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ मस्तिष्क के कार्य की विधि का पता, हृदय की कार्यविधि का अगर पता लगाना हो तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होगा, और वहीं अगर ब्लड प्रेशर मापना हो तो उसको स्फेग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। ठीक है, थायरॉक्सिन एड्रीनेलिन स्वतंत्र रूप से हृदय धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन है। उसी दिन पढ़े थे, एड्रीनेलिन क्या है? भय, खतरा, इसके समय ये उत्पन्न हो जाता है। ब्लड में जो है उपस्थित CO2 जो है वह ब्लड के पीएच को कम करता है और कम करके हृदय की गति को बढ़ा देता है। इसका मतलब है कि अम्लीयता जो है हृदय की गति को बढ़ाएगी और क्षारीयता हृदय की गति को घटाएगी। तो यहाँ से एक बार हम लोग इसको फिर से दोहरा लें कि रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी, और इसके अंतर्गत 4 भाग होते हैं: हृदय, धमनी यानी कि आर्टेरीज, सिरा यानी कि वेन, और रुधिर यानी कि ब्लड। हृदय जो है हार्ट, ये पेरिकार्डियम नामक यानी कि हृदय आवरण नामक थैली में सुरक्षित रहती है, और मानव हृदय का भार लगभग 300 ग्राम का होता है, और यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। मानव का हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है? 4 कोष्ठों का। ठीक है, शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाने वाली रक्तवाहिनी को हम लोग सिरा यानी कि वेन कहते हैं। ठीक है, और हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त को हम लोग धमनी कहते हैं। अर्थात धमनी में साफ खून रहता है, ऑक्सीजन युक्त, सिरा में अशुद्ध खून रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर है कि हृदय की मांसपेशियों को, जो हृदय में जो मांसपेशियां होती हैं उसको रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को हम लोग कहते हैं कोरोनरी धमनी, और इसी में किसी भी प्रकार की रुकावट होने पर हार्ट अटैक हो जाता है। तो हार्ट अटैक क्यों होगा? कोरोनरी आर्टरी में रुकावट हो जाए। तो यहाँ हमने पढ़ा कि हृदय की मांसपेशियों को जो रक्त पहुंचाती हैं तो ऐसी पहुंचाने वाली धमनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं, और इसी कोरोनरी धमनी में किसी भी प्रकार की अगर रुकावट हो जाए तो हार्ट अटैक आ जाएगा। क्लियर है? और हृदय के संकुचन यानी कि सिस्टोलिक और शिथिलन यानी कि डायस्टोल को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन यानी कि हार्ट बीट कहते हैं। और सामान्य अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। और भ्रूणीय अवस्था में जब बच्चा पेट में पल रहा है तो उस समय किसका दिल 150 बार धड़केगा? बच्चा जो है उसका। ठीक है, तो भ्रूणीय अवस्था में 150 बार धड़कता है, और एक धड़कन में लगभग कितना ml रक्त पंप होता है? 70 ml। ठीक है, एक जो है तंत्रिकाओं का समूह है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने के लिए कोई तो तरंग चाहिए ना, फर्स्ट तरंग जिससे मोटरसाइकिल स्टार्ट होगा। तो वैसी प्रकार जो है तंत्रिका कोशिकाओं का वह कौन सा समूह है जो हृदय के धड़कन के तरंग को प्रारंभ करता है? सैन यानी कि साइनो आरिकुलर नोड जो है वह दायां अनिंद में की दीवार में स्थित होता है, और वहीं जो है तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है जो हृदय की धड़कन की तरंग यानी कि वेव को शुरू करता है। वहीं से हृदय शुरू होता है और जीवन भर चलता है जब तक व्यक्ति मृत्यु न हो जाए। सामान्य मनुष्य का रक्त दाब जो होता है वह कितना होता है? 120/80 mmHg होता है, यानी कि 120 जो है वह सिस्टोलिक है, संकुचनशील है, और 80 जो है वह डायस्टोल है यानी कि शिथिलन है। ठीक है, रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से हम लोग ब्लड प्रेशर को मापते हैं। और अगर वही पूछा जाए कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ से किसकी कार्यविधि का पता लगाया जाता है? मस्तिष्क की। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ मस्तिष्क का। अगर वही पूछा जाए कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से किसे, तो हार्ट की कार्यविधि का पता लगाया जाएगा। वो कौन से 2 हार्मोन हैं जो हृदय की धड़कन को कंट्रोल करते हैं? थायरॉक्सिन एवं एड्रीनेलिन। उसी दिन हम लोग पढ़े थे एड्रीनेलिन जो है ये क्या करता है? हृदय की धड़कन को, ये भय और क्रोध को नियंत्रित करता है। हाँ, भय और क्रोध के समय कार्य करना शुरू कर देता है। पसीना आपको लगेगा नहीं, सेक्स के समय ये काम करता है। और यही जो अब रुधिर में ब्लड में जो उपस्थित होता है CO2, ये क्या करता है कि ब्लड के पीएच मान को, खून के पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 है। तो ये जो है ब्लड के पीएच मान को कम करके हृदय की गति को बढ़ा देता है।
यानी कि जब ब्लड पहले से क्षारीय है और उसके पीएच मान को कौन कम करेगा, CO2। तो क्या करेगा, जब पीएच मान कम होगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, अर्थात अम्लीयता जो है वो हार्ट रेट को बढ़ाती है और क्षारीयता हार्ट रेट को घटाती है। तो हम लोगों ने जीव विज्ञान के अंतर्गत 7वां जो चैप्टर था मानव शरीर के तंत्र, उसके अंतर्गत हम लोगों ने पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र दोनों को पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि लसिका परिसंचरण तंत्र। और लसिका जो है ये बिल्कुल खून के तरह ही होता है, जैसे ब्लड होता है वैसे ही लसिका होता है। और लसिका में एक चीज पाया जाता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है लिम्फोसाइट। और ये जो लिम्फोसाइट जो कणिकाएं होती हैं वे श्वेत रक्त कण यानी कि WBC के ही समान होती हैं, जो जीवाणुओं का भक्षण करती हैं, यानी कि शरीर को संक्रमण रोगों से रक्षा करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इसका माने मेन इसमें जो पढ़ना है। लेकिन लसिका का और माने और क्या माने डिफिनीशन हो सकता है उसको अब हम लोग पढ़ेंगे कि लसिका परिसंचरण तंत्र यानी कि लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, जो भी हमारे शरीर में टिश्यू है ऊतक और कोशिकाएं हैं उनके बीच स्थित एक अंतर कोशिकीय अवकाश होता है। मतलब शरीर में जो टिश्यू है और कोशिका है उनके बीच छोटा मोटा कहीं कहीं जगह है और उसी जगहों में हल्के पीले रंग का एक द्रव्य पाया जाता है जिसे लसिका यानी कि लिम्फ कहा जाता है। ठीक है, लसिका एक प्रकार का द्रव्य है हल्का पीला रंग का, जिसकी रचना लगभग रक्त के प्लाज्मा के समान है। और प्लाज्मा क्या है, खून का अजीवित तरल भाग है जो रक्त का 55% से लेकर 60% भाग होता है प्लाज्मा। ठीक है, तो लसिका एक प्रकार का द्रव्य है हल्का पीला रंग का और जिसकी रचना लगभग रक्त प्लाज्मा के जैसी होती है और जिसमें पौष्टिक पदार्थ ऑक्सीजन तथा अन्य कई पदार्थ मौजूद होते हैं। क्लियर है। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं जो होती हैं वो लिम्फोसाइट होती हैं और लिम्फोसाइट जो है वो WBC के समान है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसूल्स। और लसिका ऊतक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहता है। ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लसिका कैसे बहती है। टिश्यू से जो है हार्ट की ओर केवल एक ही दिशा में बहता है, बाकी खून तो कहीं आएगा जाएगा कोई मतलब नहीं है। लेकिन लसिका क्या है कि जब बहेगा तो टिश्यू से डायरेक्ट हृदय की ओर। और देखिए जब बहता है तो ये कौन कौन काम करता है। लसिका में उपस्थित होता है लिम्फोसाइट जो हानिकारक बैक्टीरिया को भक्षण कर लेता है, माने मुआ देता है और रोगों को शरीर से रोकथाम करता है, ठीक WBC के तरह। और WBC में कौन कौन पाई जाती है, न्यूट्रोफिल्स। तो श्वेत रक्त कण में न्यूट्रोफिल्स पाई जाती हैं, वैसे ही लसिका में लिम्फोसाइट पाया जाता है। क्लियर है। लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती हैं। लसिका के नोड जिन्हें लिम्फ नोड कहते हैं मनुष्य के शरीर में छानने का काम करता है। जैसे चाय हम लोग छानते हैं छानना, उसी तरह काम करता है फिल्टर करने का। और शरीर में किसी कारणवश से अगर धूल के कण चले जाएं, बैक्टीरिया समा जाए और कैंसर वगैरह समा जाए, कैंसर का कोई जीवाणु, तो इसी लिम्फ नोड में क्या करता है उनको फंसा लेता है और फंसा के धो के पीस दी, धो के जांत दियो में, यानी कि चाय पत्ती में से चाय छान लिया, चाय पत्ती के ऊपर रह दी, तो वही तरह लिम्फ नोड क्या करला, धूल कण जीवाणु के कैंसर हो, माने कोई भी अगर कोई बैक्टीरिया घुस गया तो उनको छान लेगा, छानने का कार्य करेगा। लसिका घाव भरने में भी सहायक है, जैसे विटामिन C घाव भरने में सहायक है, लसिका भी घाव भरने में सहायक है, यानी कि WBC भी है। लसिका ऊतक से शिराओं में विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण भी करती है। कह रहा है कि माने कोई अगर सामान है शरीर में उपयोगी तत्व, हार्मोन, एंजाइम कुछ भी हो तो उसका भी ये ट्रांसपोर्टेशन करेगी। और लसिका जो है हमेशा ऊतक से कहाँ जाता है, हृदय की ओर, एक साइड में। क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्सर्जन का भाग। ठीक है, और उत्सर्जन के कई अंग होते हैं। जैसे मनुष्य में अगर प्रमुख उत्सर्जी अंग पूछा जाए तो उसमें क्या होगा, 1 नंबर में होगा किडनी, ब्रिक यानी कि गुर्दा। 2 नंबर में होगा स्किन यानी कि त्वचा, ये क्या करता है, सीबम करता है, पसीना से श्वेत ग्रंथियां निकालता है, पसीना यानी कि ये भी उत्सर्जन कर रहा है। यकृत यानी कि लीवर, ये भी उत्सर्जन का कार्य करता है। और चौथा में हो जाएगा फेफड़ा। ठीक है, LLSK आए रक्त का उत्सर्जन, KSLL किडनी, स्किन और लीवर और लंग्स।
ठीक है, तो हम लोग चलिए अब शुरू किया जाए। हाथ कहाँ से उत्सर्जित? इंटेस्टाइन उत्सर्जी अंग नहीं होगा अभी पहले इतना ही को पढ़िए। यहाँ क्या शब्द कह रहा है, जब भी प्रश्न पूछा जाता है यहाँ कह रहा है कि प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है। जैसे ग्रीन हाउस गैसों का प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन है? CO2 है। जब प्रमुख कहेगा तो CO2 होगा। इस तरह कहेगा ग्रीन हाउस गैस कौन है तो मीथेन भी होगा, CO2 होगा, NO2 होगा, SO2 होगा। तो यहाँ हमने ये चीज को पढ़ा था कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है, तो KSLL, किडनी, स्किन, लीवर और लंग्स। अब हम लोग पढ़ा जाए कि आखिर उत्सर्जन होता क्या है। तो जो भी जीव हैं उनके शरीर से उपापचयी प्रोसेस द्वारा, ठीक है, यानी कि कैटाबोलिक प्रोसेस द्वारा बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। साधारणतः उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों से है। नाइट्रोजन जो उत्सर्जी पदार्थ रहेंगे उसी से है, जैसे कि यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड आदि के निष्कासन से होता है। हम लोग डायरेक्ट पढ़ लेते हैं कि भाई पेशाब किए तो यूरिया भी निकल गया, अमोनिया भी निकल गया, ठीक है, यूरिक एसिड, ठीक है। अब आइए कि मनुष्य के कुछ प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं, जैसे कि KSLL, किडनी, स्किन, लीवर और लंग्स। तो किडनी के बारे में पढ़िए, ब्रिक के बारे में। मनुष्य एवं जितने भी स्तनधारी हैं उसमें मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है, तो किडनी है। देखिए मुख कह रहा है, मुख्य में या प्रमुख में दोनों अंतर बा, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ब्रिक है जो हमेशा किस में होता है, जोड़ा में होता है, एक जोड़ा में। एगो किडनी खराब हुई तो एगो से जिंदा रहल जा सकता। और इसका वजन जो है मात्र 140 ग्राम का होता है। और इसके दो भाग होते हैं। इसका जो बाहरी भाग है उसे कोर्टेक्स कहा जाता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिक के आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है, तो मेडुला, और बाहरी भाग के कोर्टेक्स। प्रत्येक ब्रिक लगभग 1,30,00,000 ब्रिक नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन ही किडनी की कार्यात्मक यूनिट है। तो प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी प्लाइनुमा रचना होती है जिसे बोमेन संपुट कहा जाता है। और यही हम काट लेंगे आप लोगों में से, ठीक है। तो फिर से पढ़ा जाए। और देखिए बोमेन संपुट का क्या कार्य है कि बोमेन संपुट में पतली ब्लड कोशिकाओं का कोशिका गुच्छ यानी कि ग्लोमेरुलस पाया जाता है, जो दो प्रकार की धमनियों से बनता है, एफरेंट एरियोटोल और इफरेंट एरियोटोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोले हैं कि बोमेन संपुट काटेंगे। ध्यान से सुनिए लो कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग किडनी, स्किन, लीवर, लंग्स। किडनी में आइए कि जितने भी मनुष्य और स्तनधारी हैं उसमें मुख्य उत्सर्जी अंग एगो जोड़ा में यानी कि दो गो किडनी है, जिसका वजन 140 ग्राम होता है। और इसमें दो भाग होते हैं। भीतरी भाग को क्या कहा जाता है, मेडुला। एक ही को याद रखिए, आंतरिक भाग को मेडुला, जो बार बार पूछा जाता है। अब बाहरी भाग कोर्टेक्स हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक ब्रिक में लगभग कितना ब्रिक नलिकाएं होता है, 1,30,00,000। 1,30,00,000 है। प्रत्येक ब्रिक लगभग 1,30,00,000 ब्रिक नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। और ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। और तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है, ठीक है। नेफ्रॉन ही ब्रिक की कार्यात्मक इकाई है। और प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्लाइनुमा रचना होती है जिसे क्या कहते हैं, बोमेन संपुट, BC कहते हैं। बोमेन कैप्सूल कहिए, संपुट कहिए। बोमेन संपुट में पतली ब्लड कोशिकाओं का कोशिका गुच्छ यानी कि ग्लोमेरुलस पाया जाता है, जो दो प्रकार की धमनियों यानी कि आर्टियोल से बना होता है। एक को कहा जाता है चौड़ी अभिवाही धमनी का यानी कि एफरेंट एरियोटोल, जो ब्लड को कोशिका गुच्छ में पहुंचाएगी। ब्लड को कहां पहुंचाएगी, कोशिका गुच्छ में। और पतली अपवाही जो धमनिका है एफरेंट एरियोटोल, इसके द्वारा कोशिका गुच्छ से वापस फिर ब्लड लाया जाएगा। क्लियर है? यानी कि रक्त के शुद्धिकरण का कार्य, छानने का कार्य कौन करता है, किडनी करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कहें कि बोमेन संपुट जब निकाल देंगे तो रक्त छानने का कार्य नहीं होगा, आप लोग का कहानी खत्म हो जाएगा। अब देखिए ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं से यानी कि कोशिका गुच्छ की कोशिकाओं से द्रव्य के छनकर बोमेन संपुट की गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया को अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहा जाता है। इसको याद रखिएगा लोग। ब्रिक का प्रमुख कार्य क्या है,
रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध करना। क्या है? रक्त को प्लाज्मा। हाँ, तो जब भी ये पूछेगा कि वृक्क का प्रमुख कार्य क्या है, तो रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध करना, अर्थात इसमें से अनावश्यक एवं अनुपयोगी जो पदार्थ है उसको हटा देना। ठीक है, पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के साथ बाहर निकाल देना। वृक्कों की रुधिर की आपूर्ति अन्य अंगों की तुलना में ज्यादा होती है। काहे ना ज्यादा हुई? वित्त मंत्री है नु वृक्क के प्रति मिनट औसतन 1.25 ml अर्थात दिन भर में 180 लीटर रक्त को फिल्टरेट करता है, निष्पन्द करता है। वृक्क जो है प्रति मिनट अगर औसतन कितना रक्त करेगा? 1.25 ml, 125 ml एक मिनट में, और दिन भर में 180 लीटर जो है ब्लड को फिल्टर करेगा। इसमें से 1.45 लीटर मूत्र रोजाना बनता है और बाकी पुनः जो है शरीर में अवशोषण हो जाता है ब्लड में। तो कहने का मतलब है कि वृक्क जो है एक मिनट में कितना रक्त को फिल्टर करेगा? 1.25 ml, और दिन भर में 180 लीटर, और कितना मूत्र बनाएगा? 1.45 लीटर, 1.5 लीटर मानिए, और इतना बनाता है, और बाकी जो मूत्र है वो रक्त में ब्लड में मिल जाएगा। सामान्य मूत्र में कितना प्रतिशत जल होता है? 95%। 2% लवण होता है और 2.7% यूरिया होता है। यही बार बार पूछा जाता है कि मूत्र में जो है कितना प्रतिशत यूरिया होगा? 2.7%, और 0.3% यूरिक एसिड होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। तो सामान्य मूत्र में 95% जल हो गया। लवण कितना होगा? 2%। यूरिया कितना होगा? 2.7%, और यूरिक एसिड कितना होगा? 0.3%। अब आइए, मूत्र का हल्का पीला रंग उसमें उपस्थित किस पिगमेंट के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। और यूरोक्रोम किससे बनता है? तो हीमोग्लोबिन के विखंडन से। HGB जब टूटेगा, हीमोग्लोबिन का रंग क्या होता है? बैगनी होता है। तो हीमोग्लोबिन का रंग बैगनी होता है, और बैगनी रंग में ही प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है, और सबसे ज्यादा लाल एवं नीले में होगा। सबसे ज्यादा लाल में होगा, उसके बाद नीले में। ये प्रश्न 68 बीपीएससी में पूछा हुआ भी है। तो मूत्र का जो पीला रंग किसके कारण होगा? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण। और यूरोक्रोम कैसे बनेगा? HGB यानी कि हीमोग्लोबिन के विखंडन से। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हाँ, हीमोग्लोबिन का कार्य है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का कार्य है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, मूत्र का रंग जो है हल्का पीला रंग जो है, मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, और यूरोक्रोम जो है हीमोग्लोबिन जब टूटेगा ना तो उससे यूरोक्रोम बनेगा। ठीक है, जब ज्यादा हीमोग्लोबिन लगी शरीर में टूटे तो पियर पेशाब हुई तो बुझिए जॉन्डिस हो गई बा। यानी कि यकृत जो है ब्लड से बिलुबिरिन लेना जब बंद कर देगी तो बिलुबिरिन पूरे शरीर में फैल जाएगा, और जब फैल जाएगा तो आंखों पियर हो जाएगी, पियर पेशाब हो, और शरीर भी पीला हो जाएगा। ध्यान से पहले सुनिए लो कि यूरोक्रोम किससे बनेगा? हीमोग्लोबिन के HGB के विखंडन से। मूत्र जो है उसका पीएच मान क्या है? 95.6 है। मूत्र का जो है पीएच स्केल है, और पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, और मूत्र का पीएच मान 6 होता है, और दूध का 6.4 होता है। मूत्र का 6 होता है, और मूत्र का 6 है, इसका मतलब क्षारीय है कि अम्लीय है? अम्लीय होगा। अरे भाई आप लोग क्या कर रहे हैं आज? हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग नहीं, इतना दिन से आप लोग मूत्र का देखिए, ये अम्लीय क्षारीय का मतलब और उदासीन का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? उदासीन 7 रहेगा तो उदासीन हो जाएगा। हाँ, 7.7 रहेगा तो अम्लीयता में 7 से ऊपर रहेगा। सुनिए एक सेकंड, पहले हमारा बात सुनिए लो, हाला नहीं कीजिए, सुनिए। पीएच जो स्केल है इसकी खोज की थी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। किसी भी अम्ल का मान 7 से अगर कम है तो अम्लीय है, 7 है तो उदासीन है, और 7 से ज्यादा है तो क्षारीय है। जल है जो उदासीन है,
7 है उसका, और 7 से नीचे के 6 है, तो इसका मतलब मूत्र क्या है, अम्लीय है। आज जैसे मान लीजिए 7 से जिसका ज्यादा है, जैसे खून है तो 7.4 है, तो क्षारीय हो गया। क्लियर हो गया। तो मूत्र क्या है, अम्लीय है, और इसका पीएच मान 6 है। ठीक है। वृक्क के द्वारा, खूब ध्यान से सुनिए लोग, किडनी के द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थों के अलावे पेनिसिलिन और कुछ मसालों का भी उत्सर्जन किया जाता है। वृक्क में बनने वाला पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। किडनी में भी पथरी बनता है, और किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। और टमाटर में कौन एसिड पाया जाता है, यही ऑक्जेलिक एसिड ऑक्जेलेट है। इसीलिए कहा जाता है कि जिसको जिसको पथरी है वो टमाटर कम खाए। और टमाटर क्या है, फल है कि सब्जी है, कैसे फल है, फूल से हाँ, क्योंकि जो भी फूल से बनेगा वो फल है। क्लियर है। और उसके अलावा टमाटर क्या है, मोनोकोट है कि डाइकोट है, एक पत्र बीजी है कि द्विपत्र बीजी है, एक पत्र बीजी है, डाइकोट है, द्विपत्र बीजी है। बहुत सारे बीज होते हैं। भिंडी क्या है, द्विपत्र बीजी है। और वहीं लिलिएसी लहसुन एक पत्र बीजी है, यानी कि एक बीज उसमें एक ऊपर खोल है। अब भिंडी में एक खोल में ढेर बीज है, टमाटर में भी बीज। ठीक है। तो फिर से हम लोग पढ़ेंगे इसको कि उत्सर्जन तंत्र को हम लोग पढ़ रहे थे, एक्सेक्रेटरी सिस्टम को, कि उत्सर्जन क्या है। तो जो भी जीव है उनके शरीर से कैटाबोलिक प्रोसेस में बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। और साधारणतः उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थों से है, जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड। ठीक है। आदि का माने ये सब विषैले हैं शरीर के लिए, इसलिए इनका निष्कासन हो जाता है। मनुष्य में प्रमुख जो उत्सर्जी अंग है तो क्या है, KSLL, किडनी है या स्किन है, लीवर है, लंग्स है। तो किडनी के बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्य और जितने भी अन्य स्तनधारी वर्ग हैं उसमें कितनी जोड़ी किडनी होती है, एक जोड़ी, यानी कि संख्या में 2। और इनका वजन कितना होता है, 140 ग्राम। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि जो किडनी होता है इसके आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, मेडुला, और बाहरी भाग के कोर्टेक्स। ठीक है। प्रत्येक वृक्क लगभग कितनी वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना होता है, 1,30,00,000। और वृक्क की कार्यात्मक यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। ठीक है। और तंत्रिका तंत्र की यूनिट न्यूरॉन है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी प्लाइनुमा, ठीक है, माने मतलब जैसे प्लिट्टा होला, उसी जहां कटोरी जैसा प्लाइनुमा रचना होती है, जिसे हम लोग बोमेन संपुट कहते हैं। और इसी बोमेन संपुट में पतली रुधिर कोशिकाओं का एक ग्लोमेरुलस यानी कि कोशिका गुच्छ पाया जाता है, जो 2 प्रकार के आर्टियोल यानी कि धमनी से बना होता है। एक होता है चौड़ी, जो क्या करेगा, ब्लड को कोशिका गुच्छ में ले जाएगा, और जो पतला वाला होगा वो कोशिका गुच्छ से पुनः ब्लड को इधर लाएगा। और ग्लोमेरुलस यानी कि कोशिका गुच्छ की कोशिकाओं से द्रव्य का क्षरण कर बोमेन संपुट की गुहा में पहुंचने की क्रिया को ही अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं, यानी कि पारानिस्यंदन। वृक्क का प्रमुख कार्य क्या है, रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना है, और जो भी अनावश्यक और अनुपयोगी जो शरीर में पदार्थ हैं उसको मूत्र द्वारा बाहर निकालना है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि किस शरीर के किस अंग को ब्लड की आपूर्ति सभी अंगों से ज्यादा होती है, किडनी को, यानी कि वृक्क को, यानी कि गुर्दा को। वृक्क में प्रति मिनट कितना औसतन रक्त पंप होता है, ml, और दिन भर में 180 लीटर। ठीक है। और कितना मूत्र बनता है, 1.45 लीटर, और बाकी मूत्र ब्लड में सोख लिया जाता है। सामान्यतः मूत्र में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, 5%। ठीक है। और लवण 2%, यूरिया और यूरिक एसिड 0.3%। ठीक है। मूत्र का हल्का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, यूरोक्रोम। और यूरोक्रोम कैसे बनता है, हीमोग्लोबिन के विखंडन से। मूत्र अम्लीय है कि क्षारीय है, और इसका पीएच मान 6 है। वृक्क द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थ के अलावा पेनिसिलिन और कुछ मसालों का भी उत्सर्जन किया जाता है। और वृक्क में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। ठीक है। और ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र भी आपके पूछा था, एक बार पूछा था मैट्रिक के परीक्षा में, ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र पूरे बिहार में किसी से नहीं बना था।
ठीक है, और वहीं ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र 68 बीपीएससी में पूछ दिया है, उसने बताए थे आपको, यही इसका आंसर होगा। अब आइए लोग दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे स्किन यानी कि त्वचा को, ये भी प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो त्वचा में पाई जाने वाली तैलीय ग्रंथियां होती हैं एवं श्वेत ग्रंथियां भी होती है, ठीक है। तो श्वेत ग्रंथियां कौन कौन हो जाएंगी? तैलीय ग्रंथियां कहलाएगी सीबम, और श्वेत ग्रंथियां पसीने का स्रावन करती है। श्वेत ग्रंथि से क्या निकलेगा? पसीना, और तैलीय ग्रंथियां से सीबम। ऐसे कोनो कोई के चमड़ो हमेशा देखो जैसे घाम पड़ी नु लागी तेलाए, तेल लगा के बनवा नहीं है करुआ तेल तो स्किन में जो ग्रंथियां होती हैं, तो त्वचा में पाई जाने वाली तैलीय ग्रंथियों में से सीबम निकलता है और श्वेत ग्रंथियां से पसीना निकलेगा, यानी कि ये भी उत्सर्जन का कार्य कर रहा है। लीवर आइए, यकृत यानी कि जिगर। यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक इम्यूनो एसिड तथा ब्लड की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाती हैं। फिर से इसको पढ़ा जाए कि यकृत कैसे कार्य करता है। तो यकृत कोशिकाएं क्या करती है कि आवश्यकता से अधिक जो उसके पास इम्यूनो एसिड होता है और ये ब्लड में जो अमोनिया होता है, इसको क्या करेगा? यूरिया में बदलेगा, और यूरिया में बदल के उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाएगा। फेफड़ा, ये लंग्स। फेफड़ा दो प्रकार की गैसीय पदार्थ, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का और दूसरा जलवाष्प का उत्सर्जन करता है। और कुछ पदार्थ जैसे लहसुन यानी कि गार्लिक, प्याज, ओनियन और कुछ मसाले जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं का उत्सर्जन भी फेफड़ों के द्वारा होता है। फेफड़ा का मेन है गैस से संबंधित। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव शरीर के तंत्र के अंतर्गत जो पांचवा भाग है तंत्रिका तंत्र, उसको यानी कि नर्वस सिस्टम। और यही मेन है, अगर इसमें भी नर्वस आ जाएंगे हम लोग तो सब खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा, इसी के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र जो है नर्वस सिस्टम, इसमें मेन पार्ट है शरीर का ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा लोग, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, इसके अंतर्गत सारे शरीर में महीन धागे के समान तंत्रिकाएं फैली रहती है, ठीक है। और ये वातावरणीय परिवर्तन की सूचनाएं संवेदी अंगों से प्राप्त करके इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में द्रुत गति से इसका प्रसारण कर दी है। जैसे मान लीजिए जैसे मच्छर इधर से गुजरेगा तो क्या कर देगा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम तुरंत बताएगा कि मच्छर इधर से गुजरा, शायद है। तो इसके चाहे हवा भी टकराता है शरीर से तो बुझा जाता है कि क्या है, तंत्रिका तंत्र न पहुंचा रहा है। कैसे? एकदम बुझिए कि विद्युत आवेगों से पहुंचाएगा वो। तो इसके अंतर्गत सारे शरीर में महीन धागे के समान तंत्रिकाएं फैली रहती हैं और ये वातावरणीय परिवर्तन की सूचनाएं संवेदी अंगों से प्राप्त करके विद्युत आवेगों यानी कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में इसका द्रुत गति से प्रसारण करती हैं और शरीर के विभिन्न भागों के बीच कार्यात्मक समन्वय बनाए रखती हैं। कौन? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है, खूब ध्यान से सुनिएगा लोग। एक का नाम है सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरे का नाम है पीएनएस यानी कि पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, और तीसरे का नाम है एएनएस यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। यानी कि स्वायत्त या स्वाधीन, वही ना ऑटोनोमस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें नर्वस सिस्टम में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर व स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो पूरे शरीर पर एवं स्वयं पर कंट्रोल करता है, उसे सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है, यानी कि सब पर भी कंट्रोल रखेगा, खुद पर भी, अपने आप पर भी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को फिर 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है मस्तिष्क और दूसरे का नाम है स्पाइनल कोड, ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो यहाँ तब पहले रुक जाइए, पहले इसको दोहराने दीजिए नहीं तो फंस जाएगा। कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र की यह पूरे शरीर में महीन धागों के समान फैला है और वातावरणीय परिवर्तनों को ये कहीं से भाफेगा, जैसे हवा बह गया तो द्रुत गति से जो है यानी कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स यानी कि विद्युत आवेगों से पहुंचाएगा बहुत जल्दी नर्वस सिस्टम के पास कि भाई इधर से हवा गुजरा है, ठंडी हवा लागता, जल्दी क्या मने नहीं है, गर्मी के दिन बाद। और इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को। क्या है? सीएनएस, पीएनएस और एएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा है ऑटोनोमस यानी कि स्वाधीन या पराधीन, ठीक है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे
कि यह संपूर्ण शरीर एवं स्वयं पर भी नियंत्रण करता है और इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और मनुष्य की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? मस्तिष्क और कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कोड, यानी कि मस्तिष्क और उसके अलावा मेरुरज्जु। अब आइए मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के बारे में। जो मस्तिष्क के बारे में पढ़ लिया वो बुझिए बायोलॉजी क्लियर कर दिया। देखिए ब्रेन के बारे में आइए। मनुष्य का जो मस्तिष्क है वह अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है। किस में बंद रहता है? क्रेनियम में। अगर क्रेनियम में बंद नहीं रहेगा तो बाहर से अगर चोट लगेगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। यानी कि बाहरी आघात से बचाने के लिए मनुष्य का मस्तिष्क जो है क्रेनियम नामक एक खोपड़िया में बंद है। देखे नहीं, खोपड़िया वाले के कंकाल घूमता है लो कौन? अघोरी। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम, यानी कि ठीक किडनी के वजन का 10 गुना। किडनी का वजन कितना है? 140। किडनी का वजन 140 ग्राम है। और मनुष्य का जो हृदय है वो ना 300 ग्राम का होता है। मनुष्य का हृदय 300 ग्राम, किडनी 140 और किडनी का 10 गुना ब्रेन 1400 ग्राम का होता है, जो क्रेनियम खोल में बंद रहता है। देखिए अब मनुष्य के मस्तिष्क के भागों को हम लोग बांटेंगे। यहाँ से सबसे पहले जो आता है उसको कहा जाता है अग्र मस्तिष्क यानी कि प्रोसेफ्लॉन। दूसरा बांटा जाता है मध्य मस्तिष्क यानी मेसेफ्लॉन। और तीसरा बांटा जाता है पश्च मस्तिष्क यानी कि रोम्बेसेफ्लॉन। तो मस्तिष्क का जो प्रोसेफ्लॉन अग्र मस्तिष्क है इसी में है सेरिब्रम ब्रम, और सेरिब्रम में मेन है हई वाला हई पार्ट। और मस्तिष्क का जो पहला पार्ट है प्रोसेफ्लॉन यानी कि अग्र मस्तिष्क, इसको दो भागों में बांटेंगे। पहला है सेरिब्रम, पहले ध्यान से सुन लीजिए ना तो फंस जाएगा, सब कोई बोलेगा। तो मस्तिष्क को तीन भाग बांट दिए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को प्रोसेफ्लॉन, मध्य मस्तिष्क को मेसेसेफ्लॉन और पश्चिम मस्तिष्क को रोम्बेसेफ्लॉन कहा जाता है। अग्र मस्तिष्क जो होता है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया सेरेब्रम, क्या? सेरेब्रम, सेरिबेलम नहीं, सेरिबेलम चल जाएगा पश्चिम मस्तिष्क में, सेरेब्रम। और दूसरा को कहा जाता है डायनेसिफ्लॉन। और डायनेसिफ्लॉन के दो भाग हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो हम लोग अभी यहीं तक रहेंगे। मस्तिष्क का जो अग्र मस्तिष्क है जिसे कहा जाता है प्रोसेफ्लॉन, इसके दो भाग हैं, एक है सेरेब्रम और दूसरा है डायनोसेफ्लॉन। और डायनोसेफ्लॉन के दो भाग हैं, कौन? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अभी यहीं तक रहने दीजिए। अब आइए, मनुष्य का मस्तिष्क क्रेनियम में बंद रहेगा जो बाहरी आघातों से बचाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। सेरिब्रम का आइए, यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन है? सेरेब्रम। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियां, ज्ञानवाणी एवं चिंतन का केंद्र है। यह ना रही तक सब कहानी लोलबा। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का इसके द्वारा ही विश्लेषण करके समन्वय किया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आगे खाई है, नहीं जाना है। थैलेमस का कार्य है, थैलेमस डायनोसेफ्लॉन का भाग है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस है बढ़ाने का कोई उपाय। माने हम अभी तक यही सीखे हैं कि पढ़ाई से ज्यादा दूसरा कुछ नहीं है। जो सरकार जो फैकल्टी जो बनाया है उसको पढ़िए, खुद पर फॉलो कीजिए, सीखिए। पढ़ लिख के ही नहीं, कोई डीएम बन के जितना दिमाग चल रहा है और जो नहीं पढ़ा है कुदाल चला रहा है। तो पढ़ाई ही है जिससे दिमाग तेज होगा। ये मानव का जो मस्तिष्क है ना, ये भगवान है, समझिए। ये आपको भगवान भी बना देगा और जानवर भी बना सकता है। तो मस्तिष्क का जो प्रोसेफ्लॉन है यानी कि अग्र मस्तिष्क, इसके दो भाग थे, सेरिब्रम और दूसरा भाग था डायनोसेफ्लॉन। तो सेरिब्रम जो है यह मस्तिष्क का सबसे डेवलप पार्ट है और यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियां, ज्ञानवाणी, चिंतन का केंद्र है। और ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का इसमें विश्लेषण किया जाता है। इसका मतलब रीजनिंग बनाना हो तो किसका काम होगा? सेरिब्रम का। सबसे बड़ा भाग है। हाँ, विकसित भाग है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। अब आइए थैलेमस के कार्य आइए, जो डायनोसेफ्लॉन का था। यह दर्द, ठंडा, गर्म, क्या क्या करेगा? दर्द होगा, ठंडा होगा तो गर्म भी लगेगा। तो कौन पार्ट है? थैलेमस है। सबसे ज्यादा काम है हाइपोथैलेमस का। यह संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन को भी कंट्रोल करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को यही कंट्रोल करता है। यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार भी करी, घृणा भी करी। बड़ा 14 फरवरी के वैलेंटाइन डे मनाओ लो। तो कौन काम कैलक है? हाइपोथैलेमस।
यही ना ब्लड प्रेशर, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी, यानी कि टोटली कार्य यही कर रहा है। क्या क्या करेगा? भूख लगाएगा, भूख लगी तो खा लेबा तो प्यास भी लग जाई, यार कराएगा टेम्परेचर भी तार बढ़ जाई, नियंत्रण भी है कि ना नहीं जाए के ज्यादा लगे ना तो दवाई शुरू हो जाई, प्यार, घृणा आदि, ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब आइए दूसरा पार्ट में मस्तिष्क का, जिसको कहता है मेसेफेलॉन। देखिए सुन लीजिए पहले, ये जो मस्तिष्क का जो पार्ट है ना, हर एक किताब में अलग अलग देता है, इसलिए जो किताब वर्तमान में हम लोग लेकर चल रहे हैं उसी के पार्ट पर चले हैं। कहीं देखिएगा तो कहीं इसमें घुसा देगा, कहीं उसमें घुसा देगा, इसलिए उस चीज पर नहीं जाना है, समझ रहे हैं लो ना। इसलिए एक किताब को पढ़िए और उसी किताब में मस्तिष्क के बारे में जो डिफिनीशन दिया हुआ है उसी को लेकर चलिए। इसी में दिखाएंगे जैसे श्वसन का नियंत्रण कौन कर रहा है और ब्लड प्रेशर कौन कंट्रोल कर रहा है। दोनों जगह लिखा हुआ है कि ब्लड प्रेशर दोनों कंट्रोल करेगा, आप किसको छांटिएगा? इसका मतलब अभी तक ले वैज्ञानिक यहाँ तक पहुंचा नहीं है लोग। तो मध्य मस्तिष्क जो है उसको में दो पार्ट है, एक है क्वार्पेरा क्वाड्रिजेना और दूसरा वाला है सेरिबेलर पेडिकल। क्वार्पेरा क्वाड्रिजेना का कार्य देखिए, ये दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण करता है, और सेरिबल पेडिकल का कार्य है, इसे क्रूरा सेरेब्री कहते हैं, और यह मस्तिष्क के अन्य भागों को स्पाइनल कोड यानी कि मेरुरज्जु से जोड़ेगा, तो यही सेरिबल पेडिकल है। तीसरा है पश्च मस्तिष्क यानी कि रोम्बोसेफेलॉन, और इसके दो भाग है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। सबसे लास्ट भाग मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम के कार्य है, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है, और यह आंतरिक कान के संतुलन के भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है, और इसका मुख्य कार्य है कैटाबोलिक प्रोसेस करेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगा। देखिए रक्तदाब आ गया, यहाँ भी रक्तदाब है, हाइपोथैलेमस का, आहार नाल के क्रमानुकंचन, ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कनों एवं श्वसन का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। ठीक है, हृदय की धड़कन एवं श्वसन का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, और उल्टी अगर होता हो तो ये सब मेडुला ऑब्लांगेटा ही नियंत्रित करेगा। अब दूसरा पार्ट चलिए मानव का। ठीक है, मानव का क्या सीएनएस का दो पार्ट था ना, एक मस्तिष्क और दूसरा स्पाइनल कोड। अब स्पाइनल कोड में चलिए, मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग ही स्पाइनल कोड है, और इसका मुख्य कार्य है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करना। अर्थात प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र कौन है? स्पाइनल कोड। बार बार ये पूछा जाता है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके पास है, यानी कि मेरुरज्जु के पास। किसके पास है? मेरुरज्जु के पास। ठीक है, और मनुष्य में कितनी जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? 31 जोड़ी। मनुष्य में 31 जोड़ी जो है मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। मस्तिष्क से आने वाले उद्दीपनों यानी कि संकेतों को कौन ग्रहण करेगा? स्पाइनल कोड। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। तो ये भी यहां से बार बार प्रश्न पूछेगा कि रिफ्लेक्स एक्शन का पता सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने लगाया? मार्शल हॉल ने। अब हम लोग चलेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र में, यानी कि पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम में। देखिए, परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। देखिए कैसे ऊपर से नीचे हम लोग को बोला के ही ले जा रहा है, और इन्हें क्रमशः कपाल यानी कि क्रेनियल और मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं होती हैं? 12 जोड़ी, यानी कि 24 गो। और कितनी जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती है? 31 जोड़ी, यानी कि 62 गो। न्यूरॉन, आइए, तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है, या तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। और वहीं किडनी की वृक्क की इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। नॉर एड्रेनलिन क्या है? नॉर एड्रेनलिन यानी कि NAR नामक रासायनिक द्रव्य न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है। क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। नहीं बताए थे कि माने अगर बचना हो किसी का तो यही बचाएगा। हाँ, माने लास्ट समय में ना लोग भगवान बड़े बचे हैं तो यही बचाता है। NAP या नॉर बताएंगे आपको, इसी में मिल जाएगा आपको, पढ़िएगा लो तो। हाँ, घबराइए नहीं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस में आइए। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क और कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। यह शरीर की सभी आंतरिक अंगों और ब्लड का जो नली होता है उसको तंत्रिकाओं की आपूर्ति यही करता है।
माने हर जगह जो है सो मतलब जो माने पूरे शरीर में हम लोग पढ़े हैं कि तंत्रिका कोशिकाएं फैली हुई हैं जो वातावरण से माने कोई भी आवेग को ग्रहण करके पहुंचा देती है। तो जो भी मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, उसकी जो तंत्रिकाएं हैं उसकी आपूर्ति ऑटोनोमस करता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा सबसे पहले लैगली ने प्रस्तुत की थी। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की? लैगली ने। और रिफ्लेक्स एक्शन का पता विलियम मार्शल हॉल ने। ठीक है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी दो पार्ट होते हैं, जैसे जब से सीएनएस का दो पार्ट था, एक था ब्रेन और दूसरा था स्पाइनल कोड, तो उसी तरह ऑटोनोमस का दो पार्ट है। एक है आपको अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा है पारानुकंपी। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा लोग। एनडीए हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, ऐसे परीक्षाओं में इधर कहीं से प्रश्न नहीं पूछेगा और इसी अनुकंपी और पारानुकंपी से प्रश्न पूछता है। एगो को याद रखना है, दूसरा अपने आप याद रहेगा। मैंने कहने का मतलब एगो जो कौन काम करेगा ना, जैसे अनुकंपी जो काम करेगा उसका ठीक उल्टा वो काम करेगा। तो ध्यान से सुनिएगा लोग। तो ये जो इसमें यानी कि जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, इसके दो पार्ट हैं। एक है अनुकंपी यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अनुकंपी वाला हम लोग याद रखें। ठीक है। यह त्वचा में उपस्थित ब्लड वाहिनिकाओं को, जो ब्लड जो नलियां हैं उसको क्या करेगा? पतला करेगा। सारा याद रखना है इसमें का, जो जो बोल रहे हैं कि यह त्वचा में उपस्थित ब्लड वाहिनिकाओं को पतला कर संकीर्ण करता है। इसकी क्रिया से बाल खड़े हो जाते हैं। तो ऑप्शन देखिए कैसे देगा आपको यूपीएससी में कि अनुकंपित जो तंत्रिका तंत्र है इसके निम्न में से कौन कार्य है? ऑप्शन ए कि अनुकंपित तंत्रिका तंत्र यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जो त्वचा की वाहिनिकाएं होती हैं ब्लड की, वह पतली हो जाती हैं। ऑप्शन ए। दूसरा में अनुकंपित तंत्रिका तंत्र से बाल खड़े हो जाते हैं। तीसरा में देगा यह हृदय स्पंदन को धीमा कर देता है। और चौथा में देगा यह श्वेत ग्रंथियों के स्राव को प्रारंभ करता है। निम्न में से कौन गलती है? तीसरा गलती है। यह हृदय की जो स्पंदन है, धड़कने का, उसको तेज करेगा। तो हृदय की जो धड़कन है, स्पंदन को तेज कौन करेगा? अनुकंपी। बाल खड़ा हो जाएगा अनुकंपी से। लार ग्रंथियों से लार को कम निकालेगा अनुकंपी से। ब्लड वाहिनिकाओं को पतला कर देगा अनुकंपी। श्वेत ग्रंथियों से स्राव को प्रारंभ करा देगा पसीना को, कौन? अनुकंपी। आंख की पुतली को कौन फैलाता है? अनुकंपी। मूत्राशय की पेशियों से विमोचन कौन करवाता है कि मूत्र अब निकल जाओ, ढेर हो गया है? अनुकंपी। यह आंत के क्रमानुकंचन गति को कम करता है, श्वसन दर को बढ़ा देगा, रक्त दाब को बढ़ा देगा, रुधिर में शर्करा के स्तर को बढ़ा देगा, रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या को बढ़ा देगा, रक्त का थक्का बनाने में मदद करेगा। इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा, क्रोध पर प्रभाव पड़ता है। तो एगो ट्रिक बता देते हैं लोग, लेकिन इनाम चाहिए, याद रहेगा। इसका ट्रिक यही है कि ध्यान से सुनिएगा लोग। दो ही चीज इसमें याद रखना है, तीन चीज। एगो तो ब्लड के का जो नली है उसको पतला करेगा, दूसरा लार को कम करेगा, और तीसरा हृदय आंत के जो क्रमानुकुंचन गति है इसको कम करेगा। बस तीनों को याद रखना है। क्या क्या याद रखना है हम लोगों को? ब्लड का जो नली है उसको कम पतला करेगा, दूसरा लार ग्रंथ से लार जो निकलेगा उसको कम करेगा, तीसरा आंत के क्रमानुकुंचन गति को कम करेगा। बस बाकी सब चीज में बढ़ा देगा। बाकी जितना ऑप्शन में रहे सब में बढ़ते बढ़ते मार देना है। अब इसे कैसे पकड़ लीजिएगा लोग, अब बताइए। जैसे रुधिर के जो नली है उसको कम करेगा, लार कम निकालेगा और आंत के क्रमानुकूलन गति को कम करेगा। बाकी सब जैसे ऑप्शन चौथा में ऑप्शन डाल दे कि इसके श्वसन दर को कम करता है, पकड़ा जाएगा कि नहीं? कि नहीं, तीनों को कम है, बाकी सब बढ़। अगर चौथा में ऑप्शन डाल दे कि ब्लड प्रेशर को कम करता है, बढ़ाता है। चौथा में अगर ब्लड प्रेशर को छोड़कर दूसरा चीज अगर डाल दे कि रक्त का थक्का नहीं बनाता है, बनाता है। अच्छा, आंख के पुतली को क्या करता है? सिकुड़ाता है। अगर सिकुड़ाता है तब बुझेगा ये गलती है, फैलाने वाला काम कर। अगर ये ऑप्शन में डाल दे कि हृदय स्पंदन को कम करता है तो आप कहेगा कि नहीं, हमको तीनों को कम कर रहा है। कौन क्या क्या कम कर रहा है बताइए लोग? फिर से एक बार सुनिए लोग। इस स्वायत्त तंत्रिका जो तंत्र जो है ऑटोनोमस तंत्रिका तंत्र, इसकी अवधारणा सबसे पहले लैगनी ने की और ये दो भागों में बटा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम
और पारासिम्पैथेटिक। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में क्या क्या कम हो जाता है बताइए लोग। त्वचा में त्वचा जो में नली है, जो नली है, त्वचा में जो ब्लड नलियां हैं उसको पतला करेगा, आंत के क्रामांकन गति को कम करेगा, और तीसरा लार ग्रंथि से कम लार निकालेगा। बाकी सब बढ़िया काम करेगा। बाल सोया है तो खड़ा कर देगा, हृदय गति तेज कर देगा, मतलब सब तेज होगा, सब अच्छे काम होगा। अब नहीं ना फंसेगा कभी। अब बार बार इससे जब भी कोई परीक्षा उठा के देखिए। ब्लड लार और आंत को कम कर देगा। हाँ वाह, बहुत अच्छा। ब्लड को, जहां से ब्लड मन जा रहा है, लार भी कम निकालेगा और आंत के गति को भी, क्रमानुकंचन गति को भी कम करेगा, बाकी सब में बढ़ेगा। क्लियर है? इतना ही VVI प्रश्न है कि बार बार आपसे गलती होगा, लेकिन आज के बाद गलती होने का सवाल नहीं है। क्या क्या बोले हैं जी? ब्लड, सलाइवा और इंस्टेंटाइन, यानी कि आंत वाले सिस्टम को क्या करेगा? कम। BSI कम, और बाकी बस BSI। पारानुकंपी तंत्रिका तंत्र, इस तंत्र का कार्य सामान्यतः अनुकंपी तंत्र के ठीक विपरीत है। तो जोन में कम भइल बा ओ में बढ़ जाइए, बाकी घट जाए। लेकिन फिर भी लिख दिया है, यहाँ का है, वो संकीर्ण करता है तो ये चौड़ा कर देता है, वो पुतली फैलाता है तो ये पितली को संकुचन करता है। ठीक है। कंकाल तंत्र को, यानी कि स्केलेटन सिस्टम को, और इससे भी काफी प्रश्न बनते हैं और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो मनुष्य का जो कंकाल तंत्र है यह दो भागों का बना होता है। एक को कहा जाता है एक्सियल स्केलेटन, यानी कि अक्षीय कंकाल, और दूसरा को कहा जाता है उपांगीय कंकाल, यानी कि एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अक्षीय कंकाल के अंतर्गत शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को ही अक्षीय कंकाल कहा जाता है, और इसके अंतर्गत खोपड़ी, कशेरुक दंड यानी कि वर्टेब्रल कॉलम और छाती की हड्डियां आती हैं। क्लियर है? तो खोपड़ी के अंतर्गत क्या क्या होता है? तो मनुष्य के सिर यानी कि हेड के अंत कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं, इसीलिए बार बार कहता है खोपड़ी फोड़ दे, खोपड़ी तोड़ साले इसका खोपड़ी, हेरा फेरी में। तो मनुष्य का सिर यानी कि हेड, अंत कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं, और खोपड़ी में जो होता है वह 29 हड्डियां होती हैं। हड्डी को ही अस्थि भी कहा जाता है, इसलिए फंसना नहीं है। और इसमें 8 अस्थियां जो है संयुक्त रूप से मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल यानी कि कैरेनियम कहते हैं। ठीक है। कपालों की सभी अस्थियां सीवनों यानी कि सुचुरेस के द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी रहती हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त 14 अस्थियां जो है चेहरे को बनाती हैं। तो चेहरे को कितनी अस्थियां मिलकर बनाएंगे? चेहरा बड़ा सुंदर बात है, 14 गो, 14 से चेहरा, 14 से 14, और 6 अस्थियां कान में है। एक हायड नाम की एक और अस्थि खोपड़ी में होती है। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि हायड नाम की हड्डी कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी, स्कूल में, यानी कि खोपड़ी में। स्कूल कहीं, स्कॉल कहीं, हमने की तनी अंग्रेजी कमजोर है। ठीक है। तो फिर से इसको सुनिए लो कि कंकाल तंत्र, मनुष्य का कंकाल तंत्र 2 भागों का बना होता है। एक को कहा जाता है अक्षीय यानी कि एक्सियल, और दूसरा को कहा जाता है एपेंडिकुलर यानी कि उपांगीय। अक्षीय कंकाल मनुष्य शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को हम लोग एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, और इसके अंतर्गत खोपड़ी, कशेरुक दंड और छाती की हड्डियां आती हैं। और खोपड़ी में जो होता है मनुष्य के सिर के अंत कंकाल के भाग को खोपड़ी यानी कि स्कल कहा जाता है, और इसमें 29 हड्डियां होती हैं। इसमें 8 अस्थियां जो होती है संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं, और इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल यानी कि क्रेनियम कहते हैं। कपालों की सभी अस्थियां सीवनों के द्वारा जुड़ी रहती हैं, और चेहरे को बनाने वाली हड्डियों की संख्या 14, चेहरा 14, 6 गो कान, हाइड एगवाने अस्थि मस्तिष्क में रहेला। कशेरुक दंड यानी कि वर्टेब्रल कॉलम में आइए। मनुष्य का कशेरुक दंड 33 कशेरुकों से मिलकर बना होता है। जैसे 31 जोड़ी मेरुरज्जी कोशिकाएं होती हैं, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, उसी तरह 33 कशेरुक से मिलकर कशेरुक दंड बनता है। और सभी कशेरुक उपास्थि यानी कि कार्टिलेज गद्दियों के द्वारा जुड़े रहते हैं, और इन गद्दियों से कशेरुक दंड लचीला बना रहता है। काहे हैंगा हाथों हैंगा करता लच लच उहे हवे। इसका पहला कशेरुक जो कि एटलस कशेरुक कहलाता है, खोपड़ी को साझा रखता है। हई हवे हैंगा नाचता बड़ाई घड़ी हिप हॉप और टिप हॉप जे डांस करता लो, का हवे? ये हवे
इसका पहला कशेरुक जो कि एटलस कशेरुक कहलाता है, खोपड़ी को साधे रखता है। अब आइए, कशेरुक दंड के क्या कार्य है? सिर को साधना, गर्दन या धड़ को आधार प्रदान करना, मनुष्य को खड़े होकर चलने खड़े होने में मदद करना और गर्दन धड़ को लचक प्रदान करना, जिससे मनुष्य किसी भी दिशा में अपनी गर्दन को घुमा सकता है। यह मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब आइए यहाँ देखिए कशेरुक दंड के भाग। गर्दन यानी कि क्रेविकल रीजन में 7 गो, वक्ष यानी कि थोरेटिक रीजन में 12 गो, लंबर में 5 गो, सेक्रल में 5 गो, कॉर्डल में 4 गो। तो याद रखना है, पूछ में 4, कटी त्रिक में 5-5, थ्रोइटिक में थोरैकिक वक्ष में, छाती में 12, गर्दन में 7, छाती में 12, कटी हैजा 5 गो, त्रिक में 5, पूछ में 4। और पूछ जो है बृहदांत्र में संलग्न हो गया है, पूछ गायब हो गई बानर के, और उन्हीं के बानर में किसर हो गई। अब देखिए, अब आइए उपांगीय कंकाल में, यानी कि एपेंडिकुलर स्केलेटन में। इसके भाग हैं पादअस्थियां, दोनों हाथ पैर मिलाकर कितनी हड्डियां होती हैं? 118। बार बार पूछा जाता है कि दोनों हाथ है दोनों पैर मिलाकर 118। मेखलाएं, ये मनुष्य में अग्रपाद और पश्चपाद को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए 2 चाप पाए जाते हैं, जिन्हें मेखलाएं यानी कि ग्रिडल्स कहते हैं। अग्रपाद की मेखला को अंश मेखला, पश्चपाद की मेखला को श्रेणी मेखला। अंश मेखला से अग्रपाद की अस्थि ह्यूमरस से एवं श्रेणी मेखला से पश्चपाद की हड्डी फीमर से जुड़ी रहती है। तो ह्यूमरस कहाँ होगा? ऊपरी बाहू, बाहर वाला में, हई भागवा कहाँ हो गई? फीमर हो गए। कंकाल तंत्र के कार्य, शरीर को निश्चित, बहुत पूछा जाता है कि कंकाल तंत्र के क्या कारण है, ऑप्शन दे देगा। शरीर को निश्चित आकार प्रदान करेगा, शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करेगा, कोमल अंग, पेशियों को जुड़ने का आधार प्रदान करेगा, श्वसन पोषण में सहायता है, आरबीसी का निर्माण करेगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान के, स्टेपिज कान की हड्डी। मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को क्या कहेंगे? टेंडन कहेंगे। और हड्डी हड्डी के जोड़ को लिंगामेंट, याद रखिएगा लो, हड्डी हड्डी लिंगामेंट। ठीक है, अब यहाँ से बताइए लो कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? अब बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है, तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208 है, 2 हड्डियों का लोप हो गया। सिर की कुल हड्डियों की संख्या 29, कपाल की हड्डियों की संख्या 8, फेशियल यानी कि चेहरा में 14, कान में 6, मेलियस इंकस और स्टेपिस, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या शुरू में 33, अब विकसित हो गई पर 26 से बचा। पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या, पसली 24, तोड़ देंगे पसली, 24 का 24। ठीक है, अब आइए, कान में अस्थियां जो होती हैं 6 गो, उसमें है माइलियस इंकस और स्टेपिस, यानी कि दू को संख्या होला। ऊपरी बाहू में ह्यूमरस, अग्र बाहू में रेडियो अल्ना, बार बार पूछा जाता है कि रेडियो अल्ना कहाँ पाई जाती है? अग्र बाहू में, संख्या 2। ह्यूमरस ऊपरी बाहू, संख्या 2। कलाई में कार्पल्स 16, हथेली में मेटाकार्पल्स 10, उंगलियों में फैलेंजेज 28, जांग में फीमर, एगो बाया एगो दाया, एगो काट लेम तो एक एगो बाची। अब पिडली में टिबियो फुबेला 4 गो, आ घुटना में पटेला 2 गो, टखना में टार्सल 14 गो, और तलवा मेटाटार्सल 10 गो। तो कौन सी हड्डियां हैं जो एक बराबर हैं, बता दीजिए। जैसे तलवा का मेटाटार्सल हो गया और हथेली का मेटाकार्पस हो गया, 10-10 है। और दोनों हाथ पैर मिलाकर कुल हड्डियों की संख्या 118। क्लियर है? सब याद रख लीजिए लोग, कहाँ कौन हड्डी पाई जाती हैं। रेडियो अल्ना अग्र बाहु, ह्यूमरस ऊपरी बाहु, पूछा जाता है ह्यूमरस कहाँ पाया जाता है? ऊपरी बाहु, और रेडियो अल्ना अग्र बाहु।